हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे लगभग 55 प्लस एमसीक्यू इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे जो है कि पूछने की संभावना है। यह टॉपिक जो है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि भारत को समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, यानी भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ, यहाँ पे देखिए, संघ के लिए संघी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ यूनियन का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट होती है। एक देश एक करती है कि एक यानी देश का नाम, और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। तो यहाँ पे जो है कि हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राज्यों का संघ। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, या फिर किस जो है कि भाग में, किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि संविधान में कहीं भी नहीं। तो जो है संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, न कि एक क्षेत्रीय राज्य। यह जो है कि हमारा कथन है। अब देखिए, कारण क्या है कि राज्यों का संघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता है। पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर क्या है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है एक भारत राज्यों का संघ है, न कि एक क्षेत्रीय राज्य। यह बिल्कुल सही बात है। और राज्यों का संघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा पृथक होने के समझौते पर निर्भर नहीं करता। यानी कोई भी राज्य जो है कि अलग नहीं हो सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि जो है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? भारत के संविधान द्वारा हमारे देश का नाम क्या रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया अर्थात हिंदुस्तान। इंडिया अर्थात हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जो राज्यों का पुनर्गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जनमत संग्रह और संसद द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारतीय संविधान संसद को नए राज्य बनाने एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन करने करने हेतु संकल्प पारित कर सशक्त बनाता है।
तो यह बिल्कुल सही बात है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह दर्जा दिया गया था, लेकिन 2019 में जो है कि जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का जो गठन हुआ, उसके बाद जो है कि 370 को समाप्त कर दिया जाए समाप्त कर दिया गया विशेष राज्य का। अब 370 का केवल खंड एक ही लागू रहेगा, शेष समाप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। यहाँ पे देखिए कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्य के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला हो जाएगा, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही बात है। और संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, यह बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, एक और दो, दोनों। अब देखिए कि राज्यों को नए राज्य बनाने की प्रक्रिया में संसद की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो संसद को नया राज्य बनाने तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, यह बिल्कुल सही बात है। इसलिए यह ऑप्शन सही है। संसद में इस संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यह भी सही बात है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति प्राप्त नहीं है, तब संसद इस संबंध में विधेयक पारित कर सकती है। इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसा विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में जो भी कोई संशोधन किया जाएगा वह 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा, यह स्पष्ट बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है। तो किसकी सहमति आवश्यक है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर हमें राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो किसकी सहमति आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सबकी सहमति आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद किसी राज्य के क्षेत्र को विभाजित कर अथवा किसी क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की विधान मंडल को इस संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु संदर्भित किया जा सकता है। इस संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत की संसद किसी राज्य क्षेत्र को विभाजित कर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नया राज्य बना सकती है। इसका जो है कि प्रावधान किस में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पे कुछ जो लाइन थी, क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको हम पढ़ देते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यानी जब भारत में नया राज्य सृजित करना है तो विधेयक को अगर पारित करना है तो कौन कौन सी चीजें अनिवार्य है। इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सरल बहुमत एवं सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा, यह बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो सामान्य इस विधेयक को उस राज्य की विधायिका को भेजते जिसकी सीमाएं इस विधेयक से संबंधित, यह बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को, यह भी गलत बात है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक।
अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके पास नया राज्य गठित करने की कार्यकारी शक्ति है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है नया राज्य गठित कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट, उसको यह शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु संसद को सशक्त किया गया है। कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु संसद को सशक्त किया गया है, यह बिल्कुल सही बात है। संसद को सशक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए कि दूसरा है कि राज्यों की सीमाओं से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई, इसलिए यह जो है कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत में राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 में जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उनके अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत में एक नए राज्य की रचना के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? इसके लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? यहाँ पे देखिए तो इसके लिए जो है कि एक साधारण बहुमत, यहाँ पे जो है कि सिंपल यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुसंगत नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है? तो देखिए पहला है कि कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को सुनिश्चित है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति, यह बिल्कुल गलत बात है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति बिल्कुल है। सार्वजनिक रोजगार में समानता केवल भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए संसद की शक्ति, नए राज्य का सृजन करना, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल की शक्ति, किसी राज्य का नाम बदलना, यह जो है कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है सुसंगत नहीं, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। विधि के समक्ष समता भारतीय गैर दोनों को लिए है, अवसर की समता भारतीय नागरिकों के लिए, सही बात है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन सा जो है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो देखिए उपबंध नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। यहाँ पे देखिए क्षेत्र बढ़ाना सही है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना सही है, किसी राज्य का नाम बदलना सही है, लेकिन किसी नए राज्य को संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करना, यह बिल्कुल गलत बात है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि एक नए राज्य के निर्माण हेतु राज्य की सीमाओं को बदलकर 3 घटक आवश्यक होते हैं। जो है कि राज्य की सीमाओं को बदलना है अगर हमें, तो कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य की विधानमंडल, इतने लोग आवश्यक होते हैं जब हम राज्य की सीमाओं को बदलते हैं, यानी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि सही नहीं पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला है, अधिनियम राज्यों की सीमाओं के पुनः निर्धारण से संबंधित विषय, मतलब निर्धारण से संबंधित विषय से संबंधित था। और यहाँ पे दूसरा है, इसे 1956 में पारित किया गया था। इसने 14 राज्य और 6 राज्य
6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। यहाँ पे देखिए कि अधिनियम ने राज्यों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में समाप्त कर दिया। इसका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया था तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, के एम मुंशी। के एम मुंशी सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके संबंध में क्या कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया कि न्यायमूर्ति फैजल अली, के एम पडिक्कर और के एच एन कुंजरू इसके सदस्य थे। तो यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की। यह बिल्कुल जो है कि भाषाई आधार पे अनुशंसा की, यह बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है कि आयोग ने बॉम्बे और पंजाब राज्यों के विभाजन का समर्थन किया। तो यह बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है और उसके बाद संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो यह जो है बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 पे देखिए कि एक ऑप्शन ऐड हो गया है, इसको हम वो कर देते हैं, यहाँ पे एक हटा देते हैं। 1 और 4 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में, यानी बी। पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 में। अगला प्रश्न है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी रिपोर्ट कब लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला प्रश्न है कि 1950 के दशक में भाषाई आधार पर कितने राज्यों की मांग की गई थी। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर कितने राज्यों की मांग की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, यह तीनों हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इस भाषाई आधार पे जो चारों हैं, चारों की मांग की जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
यहाँ पे देखिए कि ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 1950 के दशक में भाषाई आधार पर किन राज्यों की मांग की गई थी? किन राज्यों की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक तो महाराष्ट्र और उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 बी। 2 और 3। यहाँ पे देखिए कि अगला प्रश्न कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? जो भारत में राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने का कारण निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि श्री पी रामालू की मृत्यु हो गई थी। श्री पी रामालू की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है कि भाषाई आधार पर करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषाई राज्यों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग और समिति ने अनुशंसा की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से कि भारत में भाषाई राज्यों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अनुशंसा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर रिपोर्ट ने, श्रीधर समिति ने। श्रीधर समिति ने यह जो है कि भाषाई आधार पे राज्यों की अवधारणा का मूल्यांकन किया था, यानी पृष्ठांकन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग यानी 1948 का अधिदेश था? कौन जो है कि अधिदेश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी, यह देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पे यह देखना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी या फिर कितनी क्षेत्रीय परिषदों को बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य कौन सा था? जैसा कि वांचू रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। वांचू रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1953 आंध्र प्रदेश को जो है कि पहला भाषाई राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2014। मार्च 2014 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन नहीं करता है? इसमें कौन सा राज्य त्रिभाषा सूत्र का पालन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नागालैंड हिंदी अंग्रेजी नागा। नागालैंड हिंदी अंग्रेजी नागा। भारतीय संघ में एक को राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? संघ में एक को राज्य
का दर्जा प्रदान करने वाला संघ का पहला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है कि भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे नागालैंड राज्य का गठन, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, हरियाणा राज्य का गठन और गुजरात राज्य का गठन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था सबसे पहले। उसके बाद हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का गठन, यानी 2-4 2-4-1-3 2-4-1-3 2-4, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद हरियाणा राज्य का गठन। इस तरीके से हो जाएगा 2-4-1-3। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य एवं गठन तिथि सही सुमेलित है? जिसका राज्य और गठन तिथि सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966। हरियाणा 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम यानी क्रम है? तो उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। देखिए कि सबसे पहले कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना। अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें तो यह बना था 1971 में। उसके बाद उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में। उसके बाद झारखंड का निर्माण जो हुआ था, तो झारखंड बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुई थी वह भी 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1/1971, उसके बाद हो जाएगा 1 नवंबर 2000, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर। इस तरीके से हो जाएगा आपका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। बी हो जाएगा 1432। 1432। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों के गठन उनके सही कालानुक्रम क्रम को पहचानिए, सही उत्तर यानी कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। उसके बाद उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड आपका बना था 9 नवंबर को 2000 में। झारखंड 15 2000। उसके बाद लास्ट है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बना था। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, नहीं, हाँ, 1 2 3 4, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, डी। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य 1960 के बाद बनाए गए उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से राज्य हैं जो 1960 के बाद बनाए गए हैं, उन्हें उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। अगर हम इसको देखें तो 1960 के बाद कौन सा बना था? तो अगर हम हरियाणा को देखें तो 1966 में बना था हरियाणा। नागालैंड कब बना था? नागालैंड बना था आपका 1963 में।
उसके बाद जो है सिक्किम आपका बना था 1975 में। लास्ट है मेघालय का गठन कब हुआ था? मेघालय का गठन हुआ था 1972 में। इसलिए जो है कि इनको हमें किस में है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले 66, फिर उसके बाद 63, फिर 72, फिर 75। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 1, 2, फिर 4, फिर 3। इस तरीके से 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न है, बंबई प्रांत का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन कब किया गया? बंबई प्रांत का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1960। 1960 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी सब संघ शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यूनियन टेरेटरी, नॉट यूनियन टेरेटरी, कौन सा नॉट यूनियन टेरेटरी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है कि संघ शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है घटनाओं का कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भारत में चौथे आम चुनाव, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? कर्नाटक के रूप में मैसूर का नामकरण कब हुआ था? मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने थे? जो है कि मेघालय और त्रिपुरा जो है कि पूर्ण राज्य कब बने थे? मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने थे? अगर हम देखें तो सही बात तो जो है कि सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा, यह हुआ था 1967 में। 67 में जो है कि आम चुनाव हुआ था। उसके बाद हरियाणा का गठन जो हुआ था 1966 में। उसके बाद कर्नाटक के रूप में मैसूर का जो नामकरण हुआ था वह हुआ था 1973 में। यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने थे 1972 में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, सॉरी हो जाएगा, यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो हो जाएगा आपका कि सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है? एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में है, कौन सा? आपका सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा है और रोहतक है, यानी 3 और 4। 3 और 4, यहाँ पे 2 हटा दीजिए, 3 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा
3 और 4। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य शब्द का उपयोग संविधान में इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। यस के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। यह बिल्कुल सही बात है। सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे। यह बिल्कुल सही बात है। अगर सही देखा जाए तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघ की प्रकृति को दर्शाता है? भारतीय संघ की प्रकृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन जो है कि प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ पे कहा गया यह अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यह विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यह अविनाशी राज्यों का एक विनाशी संघ है। यह विनाशी राज्यों का एक विनाशी संघ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगला प्रश्न है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। किया जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो बच्चों इस तरीके से हम सबने आज जाना भारत का संघ और राज्य। इसके संबंध में हमने 55+ क्वेश्चन जो है कि सॉल्व किए। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। और उसके बाद जो है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगे किसी भी चीज का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पर यह क्वेश्चन सही नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत है। तो मिलेंगे अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।